हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप ब्रेकआउट ट्रेड्स ले रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स या तो आपको साइडवेज कंसोलिडेशन मिलता है या तो फिर आप ट्रैप हो जाते हो। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी टेक्निक जिससे मैं स्टॉक की ट्रेडिंग एज आइडेंटिफाई करता हूँ, ताकि सिर्फ यंग और हाई पोटेंशियल सेटअप्स पे ही मैं फोकस कर सकूँ। इस टेक्निक को कहते हैं स्टेज एनालिसिस एंड बेस काउंटिंग। और अगर आप इस टेक्निक को नहीं जानते और नहीं यूज़ करते हो तो हो सकता है आप लेट स्टेजेस के स्टॉक में एंट्री लेके फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ पे अपसाइड कम होती है और रिस्क बहुत ज़्यादा। मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स लेने के पहले हमेशा ये चेक करता हूँ स्टॉक यंग है या ओल्ड, क्योंकि क्वालिटी ब्रेकआउट्स तभी मिलते हैं जब मूव नया होता है। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और इस स्टेज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट ने मुझे ये सिखा दिया आप नए यंग फ्रेश मूव्स को कैसे ढूंढे और ओल्ड मूव्स से कैसे बचे जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट स्टैन विंस्टीन का है, जिन्होंने अलग अलग मीडियम से उनकी बुक्स, लिटरेचर वगैरह वगैरह जगह से इसे काफ़ी प्रमोट किया है और सभी बड़े ट्रेडर्स स्टेज एनालिसिस को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन दूंगा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हिमांशु शर्मा, जो एक ट्रेडर है जो ट्विटर पे अवेलेबल है। उनकी मैं आईडी शेयर कर दूंगा, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वर्क करते हैं। वहीं से मैंने इस वीडियो का इंस्पिरेशन लिया है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। तो चलिए पहले समझते हैं कि स्टेज एनालिसिस क्या होता है। तो मार्केट में कोई भी स्टॉक 4 स्टेजेस से गुजरता है। उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक को। वो कुछ इस तरह दिखता है। अगर आप यहाँ देखिए, ये एक्यूमुलेशन फेज में इस तरह से स्टॉक एक साइडवेज मूव में चले जाता है। आप यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स भी देखिए, बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता है। कुछ बड़े वॉल्यूम स्पाइक्स नहीं रहते, प्राइजेस में बड़े स्पाइक्स नहीं आते। तो ये फेज़ काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है, कभी कभी 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल ऐसा भी रहता है, कभी 1 महीने 2 महीने का भी रहता है। बट जितना बड़ा एक्यूमुलेशन फेज़, चांसेस है कि उतना बड़ा स्टेज 2 भी रहेगा। आगे समझते हैं व्हाट इज स्टेज 2। एक्यूमुलेशन फेज़ कहते हैं कि इस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं, तो स्टॉक एक साइडवेज प्राइस रेंज में चला जाता है। दूसरा जो स्टेज है इसमें, तो इसे कहते हैं मार्कअप स्टेज या स्टेज 2। इम्पॉर्टेंट है ये स्टेज, सबसे ज़्यादा स्टेज एनालिसिस में हमें इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये स्टेज में आप देखेंगे तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो जाता है। आप वहाँ से देखेंगे इसमें कि स्टॉक फिर हायर लोज बनाना स्टार्ट करता है। ये लो, फिर ये लो देखिए आप, ये लो स्टॉक का हायर लोज रहते हैं। ये लो इससे लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है। इस तरह स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम इसी स्टेज में स्टॉक को हमारे ढूंढे और इसी स्टेज में हम इसे ट्रेड करने की कोशिश करें। तो ये इसे मार्कअप फेज भी कहते हैं या स्टेज 2 भी कहते हैं। इस स्टेज में आप ये भी नोटिस करेंगे कि इसमें वॉल्यूम स्पाइक्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ गई है और स्टॉक एक बड़े ट्रेंड में आ गया है। तो ये इसे मोमेंटम भी कहते हैं और एक ट्रेंड भी कहते हैं। तो मार्कअप स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो तीसरा पार्ट होता है कोई भी स्टॉक की जर्नी का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, यानी वो स्टेज 3 भी आप कह सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में फिर से स्टॉक साइडवेज हो जाता है। इस फेज़ में जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अभी जो भी बड़े प्लेयर्स थे वो उसमें से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं, या कोई नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स उसमें से निकल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वही स्टेज आगे कंटिन्यू हो जाए। बट फिलहाल फॉर जस्ट सिंप्लिसिटी सेक हम इसे मान के चले गए कि इस स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी इंस्टीट्यूशंस इसमें से निकल रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो कैसे होगा कि इंस्टीट्यूशन निकलेंगे तो किसी को तो स्टॉक बेचेंगे। तो यूजुअली ऐसे स्टेजेस में
रिटेलर्स जंप कर जाते हैं, क्योंकि जब स्टॉक इतने हाइज बनाता है तो यही टाइम है जब न्यूज़ में आप मैक्सिमम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में देखोगे कि ये स्टॉक बहुत प्रमोट होगा, कि बहुत हाई बना रहा है, न्यूज़ में दिखेगा। तो रिटेलर्स एक्साइटमेंट में यहाँ पे आके ऐसी स्टेजेस में जंप कर लेते हैं जहाँ पे उसका अपसाइड कम बचा है और इंस्टीट्यूशन वहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं धीरे धीरे। आप देखेंगे स्टॉक साइडवेज फेज में चले जाएगा फिर से, तो प्राइस बढ़ेगा, डिप आएगा, वहीं का वहीं घूमेगा और उसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं। और जो लास्ट स्टेज रहता है स्टेज 4 या मार्क डाउन स्टेज भी कहते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस फिर एक सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ जाता है और ऐसे में रिटेलर्स नॉर्मली फंस जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एग्जिट करके निकल जाते हैं। जैसे स्टेज 2 में प्राइस ऊपर जाता है तेज़ी से, स्टेज 4 में प्राइस नीचे आता है तेज़ी से, और फिर यहाँ पे आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलता। आप होप और फियर में ही इसमें फंसे रह जाते हो रॉन्ग टाइमिंग करके। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स गोज टू दिस स्टेज एनालिसिस। तो ये इसका प्रिंसिपली एक एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम समझते हैं। तो अभी हमें नेक्स्ट ये देखना है कि स्टेज 2 को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो सब हाइंडसाइट में देखा तो इजी लगता है, रियल टाइम में आप स्टेज 2 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके सर्टेन क्राइटेरियाज है, वो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमको ये देखना है कि ये वीकली चार्ट है, तो हम वीकली पे एनालिसिस करेंगे इसका। ये जो है हमें जो देखना है, ये देखना है हमको, ये 10 वीक मूविंग एवरेज है और ये है येलो लाइन 30 वीक मूविंग एवरेज। यानी यहाँ पे जैसे लिखा है 10 वीक मूविंग एवरेज शुड बी ग्रेटर देन 30 वीक मूविंग एवरेज, यानी 10-30 मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। तो पहली साइन है स्टेज 2 की। दूसरा है इसमें कि प्राइस भी दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि प्राइस भी दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो 30 मूविंग एवरेज है, जो ये नीचे वाला मूविंग एवरेज है, वो एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ से ऐसा अपवर्ड जा रहा है। तो ये 3 क्राइटेरिया है जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसे स्टेज 2 में है स्टॉक या स्टेज 2 में अभी नहीं है। तो ये आपको विथ प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। एक ढेरों चार्ट्स पे हमने प्रैक्टिस किया है तो वी कैन ईजिली नाउ आइडेंटिफाई, बट यहाँ पे आपको स्टेज 2 एनालाइज करना एक ज़रूरी पार्ट है। तो 10 वीक मूविंग एवरेज शुड बी अबव 30 वीक मूविंग एवरेज, प्राइस भी दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहना चाहिए, एंड 30 वीक मूविंग एवरेज एटलीस्ट 1 मंथ से एक अप ट्रेंड में, ऐसा आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि वो डायरेक्शन उसका अपवर्ड है। अब इसमें आता है जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेज एनालिसिस में। आपने स्टेज 2 तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको ये देखना है कि स्टेज 2 में स्टॉक की जर्नी जो रहती है वो ऐसी स्ट्रेट स्टेज 2 नहीं रहेगा कि सीधा स्टेज 2 चालू हुआ तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्टॉक पहुंच जाएगा। वो उसमें बेस बना के चलता है, मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा देन फिर ऐसा एक बेस बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर बेस बनाएगा। जैसे हम घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर या आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो एक तरफा वो ऊपर नहीं जाएगा, बीच में बेस आता है जहाँ पे वो फेज़ में स्टॉक नॉर्मली थोड़ा रेस्ट करता है फॉर वेरियस रीजंस। कोई प्रॉफिट बुक करता है, कोई इंस्टीट्यूशंस में थोड़ी सेलिंग आती है, वो प्राइस नीचे लाते हैं, दोबारा उसको एंटर करेंगे, वेरियस रीजंस हो सकता है। तो स्टॉक नॉर्मली देखा गया है कि एक बेस बनाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो उसमें हमको अभी बेस काउंटिंग समझना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आप स्टेज 2 में यंग स्टॉक बाय कर रहे हो या ओल्ड स्टॉक। जो दिस वीडियो का पूरा बेसिस ही है कि आपको यंग स्टॉक ढूंढना है। तो आप उसे जब जल्दी बाय करेंगे तो आपके चांसेस है वो ऊपर आपको ज़्यादा अपसाइड दे सके। अगर आप लेट बाय करते तो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बेस काउंट में ये देखा गया है कि नॉर्मली ऑन एन एवरेज 4 बेसिस तक स्टॉक जाता है, देन वो एक करेक्शन देता है। कहीं ना कहीं रेयर केसेस में हो सकता है कि 5-6 बेसिस बनाए 7, लेकिन वो रेयर है, हमको प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है। तो 4th बेस के बाद रिस्क बढ़ जाता है, तो वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसा होता है। तो पहले हम बेस काउंट करना सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेज 2 यहाँ से रिज्यूम हो गया। देखिए
10 इज़ अबव 30 मूविंग एवरेज। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने मार्क किया है 1A, मतलब एक स्टॉक ऊपर गया एंड देन यहाँ पे देखिए ये साइडवेज हो गया, तो ये एक बेस बनाया उस स्टॉक ने। अब ये 1B इसलिए है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब तक स्टॉक अपने बेस से 20% मूव नहीं देता है तो हम उसे फर्स्ट बेस का ही पार्ट मानेंगे, क्योंकि अभी तक वो सेकेंड बेस पे नहीं आया है। तो यहाँ पे स्टॉक ने कम मूव दिया है, लेस देन 20%, तो वो 1B हो गया, यानी बेस ऑन बेस भी कह सकते हैं, ये बेस के ऊपर ये बेस। सिमिलरली 1C हो गया क्योंकि 1B से 1C में लेस देन 20% का मूव था, तो ये 1C हो गया। फिर यहाँ से मोर देन 20% का मूव है तो ये सेकेंड बेस हो गया। सिमिलरली 2A से 2B में लेस देन 20% का मूव है तो 2B हो गया। 2B से 3 में मोर देन 20% का मूव है तो थर्ड बेस हो गया। थर्ड बेस से फोर्थ बेस तक मोर देन अगर 20% का मूव है तो वो फोर्थ बेस हो गया। तो हमें जो आइडेंटिफाई करना है, आपको ट्रेड करना है इस रेंज में यहाँ तक, एंड फ्रॉम हियर इट बिकम्स रिस्की। वो आगे समझेंगे क्यों और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो नॉर्मली आप अगर इस स्टेज में ट्रेड करते हो इस बेसिस पे तो आपको अपसाइड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रिस्क आपका छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आप भी एनालाइज कीजिए, चार्ट्स पे जाइए और ऐसे बेस काउंट करना सीखिए। तो अभी हम देखते हैं आगे के क्या वार्निंग सिग्नल्स है, कि आपको समझ में आएगा कि स्टेज 2 अब ख़त्म हो रहा है, कि क्यों हम थर्ड और फोर्थ बेसिस को अवॉइड करते हैं। क्योंकि आपने जैसे यहाँ देखा एक स्मूथ मूव दिया है स्टॉक ने थ्रू आउट ये पूरी जर्नी में, आपने देखा 1 से 2B इनफैक्ट 3 तक काफ़ी स्मूथ मूव रहा है, एक मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके स्टॉक चला है। आप देखिए 10 एंड 30 एक दूसरे के ऊपर नीचे बराबर है, तो क्लियर अप ट्रेंड है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये हो गया आपका बेस काउंटिंग का टेक्निक। तो अब देखते हैं कि क्या वार्निंग सिग्नल्स आपको मिलते हैं कि जहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है कि हाँ ये स्टॉक अब लेटर स्टेजेस में है, ओल्ड मूव हो गया है, यहाँ से अपसाइड अब लिमिटेड है, तो आपको कॉशियसली या तो ट्रेड करना है या तो टोटली उसे अवॉइड करना है। यहाँ देखिए आप जैसे इस स्टेज में आप देखेंगे यहाँ पे जैसे लेबल भी लगा है, फर्स्ट वार्निंग सिग्नल लार्जेस्ट वीकली बार आफ्टर थर्ड बेस, यानी ये थर्ड बेस हो गया और ये जो बार बना है ये लार्जेस्ट वीकली बार है। अभी तक तो ये बार फॉर्म नहीं हुआ था, तो आपको ये बार दिखेगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ दिखेगा, तो ये अच्छी साइन नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आप देखें ऐसे कुछ भी ऐसे वार्निंग सिग्नल्स नहीं थे, तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे देख के ही कुछ रिएक्शन देना है, बट आपको चौकन्ना हो जाना है कि समथिंग नाउ इज़ इन डेंजर जोन। तो ये एक वार्निंग साइन हो गई। अब हम दूसरी वार्निंग साइन देखते हैं कि आप सेकेंड वार्निंग सिग्नल लार्जेस्ट रिजेक्शन विथ हाई वॉल्यूम्स, मतलब प्राइस ऊपर गया एंड देन आप ये विक देखे, बड़ा विक बना है इसमें, तो प्राइस रिजेक्ट हो गया ऊपर जाने के बाद, उसमें सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट वॉल्यूम्स के साथ यहाँ भी मार्क किया हुआ है इस लेवल पे, तो ये क्लियरली साइंस है कि ये अब लेटर स्टेजेस में आ गया है स्टॉक, यहाँ से अब कुछ इसमें ज़्यादा अपसाइड नहीं बची है। और जो इसमें थर्ड वार्निंग सिग्नल है वो आप देखिए कि एंगल ऑफ मूव जो है वो एकदम स्टीप हो गया है। पहले तो स्टॉक ऐसा नॉर्मल एंगल से जा रहा था, ऑल ऑफ अ सडन आप देखिए यहाँ से मूव होके एकदम ऑलमोस्ट मोर देन 80 नियरली 90 डिग्री के पास मूव हो गया है, तो ये भी साइन है। प्लस मल्टीपल यहाँ पे देखिए कंसेक्यूटिव ग्रीन बार्स है, 1 2 3 4 5 ये सब बार्स है, तो ये भी आपको काफ़ी सिग्नल देता है कि समथिंग इज़ नाउ वेरी एक्सटेंडेड, स्टॉक इज़ एक्सटेंडेड। और देखिए उसके बाद स्टेज 4 में आ जाता है, तो इसमें इस केस में स्टॉक साइडवेज हो गया फॉर मंथ्स, ऑलमोस्ट नियरली अ ईयर वो स्टॉक ने कुछ भी मूव नहीं दिया। अगर आप ये तेज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो आप देखिए मोस्ट प्रोबेबली एज ए रिटेलर चांसेस है कि आप यहाँ या कहीं यहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्जिट। आप महीनों तक सालों तक हो सकता है उसमें अटक जाए, क्योंकि आपने उसे प्रॉपरली टाइम नहीं किया था। तो इसलिए ट्रेडिंग में टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, तो स्टेज एनालिसिस सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं जल्दी से आपको समराइज़ कर देता हूँ कि आपको क्या क्या करना
है स्टेज एनालिसिस सीखने के लिए, समझने के लिए। तो आपको चार्ट्स पे न्यूमरस चार्ट्स खोलिए, वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज मार्क कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको वीडियो में, मार्कअप स्टेज मार्क कीजिए, और फिर उसमें आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा एंड देन मार्क डाउन, ये सब मार्क कीजिए पहले। फिर आपको ये क्राइटेरिया ध्यान में रखना है कि स्टेज 2 स्टार्ट होने के लिए 10 वीक मूविंग एवरेज शुड बी अबव 30 वीक मूविंग एवरेज, और 30 वीक मूविंग एवरेज एटलीस्ट शुड बी अप या अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर मोर देन अ मंथ, और प्राइजेस शुड बी अबव 10 एंड 30 वीक मूविंग एवरेज। तो आपको ये देखना है दिस आइडेंटिफाई स्टेज 2। फिर उसमें बेस काउंट करना है, बेस काउंट में देखना है कि प्राइस ऊपर गया, देन उसके बाद जब साइडवेज होता है तो वो एक बेस बन गया। फिर वहाँ से वो बेस से नेक्स्ट बेस तक अगर प्राइस 20% या ज़्यादा का मूव देता है तो आप उसे सेकेंड बेस गिनेंगे, नहीं है तो आप उसे बेस ऑन बेस ही कंसिडर करेंगे, तो आप उसे 1A 1B ऐसा करके मार्क कर सकते हैं। फिर जब स्टॉक थर्ड बेस तक पहुंच जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें 3 वार्निंग सिग्नल्स है या नहीं। यहाँ पे लार्जेस्ट वीकली बार बना है विथ वॉल्यूम्स, लार्जेस्ट रिजेक्शन वीकली बार है विथ हाई वॉल्यूम्स, सेकेंड वार्निंग साइन, एंड थर्ड जिसमें एंगल ऑफ मूव एकदम से 60-70 डिग्री से राइज होकर एकदम 80-90 डिग्री हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कंसेक्यूटिव ग्रीन बार्स भी रह गए, तो दीज आर द वार्निंग सिग्नल्स। तो अब आपको इसे यूज़ ऐसा करना है कि आपको थर्ड और फोर्थ बेस वाले स्टॉक्स को अवॉइड करने हैं या वहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करना है। अपसाइड ज़्यादा नहीं रहती है, रिस्की हो जाता है। आपको फ्रेश स्टेज 2 वाले स्टॉक्स को ढूंढना है और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करनी है। ये कॉन्सेप्ट डेली पे भी एप्लीकेबल होता है, बट अगर आप वीकली पे करें तो आपको लार्जर टाइम फ्रेम, एक बड़ा पिक्चर दिखता है, आपको क्लियर समझ में आता है कि आप यंग स्टॉक में हो या ओल्ड में। तो एडवाइजेबल है कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे ही इसे प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा है, तो आप tradewithhasib.com पे जाके मेरे कोर्सेज चेक कर सकते हैं या मेरी 1-on-1 सर्विस भी ले सकते हैं। और मेरा PTST इनसाइडर क्लब है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सब हम लर्निंग्स, एजुकेशन मटेरियल, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट एनालाइज करते हैं, एंड देयर आर वेरियस बेनिफिट्स फॉर मेंबर्स। तो डू चेक इट आउट। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।